बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड में नेक्स्ट लेक्चर जो है, यानी ये उसी का पार्ट है। उस कल हमने जो लेक्चर इसका स्टार्टिंग लेक्चर किया था कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड का, और उसमें हमने 2 कंपोनेंट्स जो थे ह्यूमन फूड के उनके बारे में पढ़ा था। आज हम उसके नेक्स्ट 2 जो कंपोनेंट्स हैं जिसमें प्रोटीन और मिनरल्स आते हैं उनको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा। अगर उसके बारे में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, ताकि आप की बेहतरी के लिए और हमारे लेक्चर्स की बेहतरी के लिए हम मज़ीद कोशिश कर सकें। तो आएँ बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने प्रोटीन्स को और मिनरल्स को स्टडी करना है। प्रोटीन्स जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, फूड कंपोनेंट है, ह्यूमंस के लिए भी और दूसरे एनिमल्स के लिए भी। क्योंकि आप देखें कि हमारी पूरी बॉडी, हमारे पूरे मसल्स, गोश्त वगैरह जो है, ये सारे का सारा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से यहाँ पे पूरा उसके फंक्शंस और कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या चीज़ें प्रोटीन्स के अंदर आ रही होती हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की हेडिंग दी है मैंने, और उसके नीचे मैंने उसकी प्रोटीन की कंपोजिशन लिखी है। प्रोटीन्स होते हैं ना, ये कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कम्प्लेक्स किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये प्रोटीन्स होते हैं, ये बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स से। अमाइनो एसिड जो है ये समझ लें कि बिल्डिंग यूनिट है प्रोटीन का। जिस तरह हमने पीछे कल बात नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि जो लिपिड्स हैं वो बने हुए होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से, ठीक है। और उससे पीछे हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज या शुगर से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें हमने स्टार्च की बात की थी कि स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है ग्लूकोज का, जिसमें ढेर सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होकर एक दूसरे के साथ तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं स्टार्च का। तो इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, और ये छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन्स आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हुए हैं? अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के फंक्शंस को, कि प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा होता है और प्रोटीन से हमें क्या अफादियत हासिल होती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है प्रोटीन का, प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। देखें, साइटोप्लाज्म की जब बात की है ना, तो साइटोप्लाज्म हम 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी विस्कस मटेरियल होता है इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड पे एक सेमी विस्कस मटेरियल होता है। उस सेमी विस्कस मटेरियल के अंदर कुछ प्रोटीन्स तो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी हलशुदा फॉर्म में पाई जाती हैं, जो सेल को रिक्वायर्ड होती हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए। इसके अलावा हमने 4th चैप्टर में ही साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा था, यानी सेल के ढांचे के बारे में पढ़ा था। तो सेल का जो ढांचा होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक होती हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक ख़ास किस्म की प्रोटीन जिसका नाम था ट्यूबुलिन प्रोटीन, उससे मिलकर बना हुआ था, और जो माइक्रोफिलामेंट था वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए थे। तो इस तरह हमने क्लेरिफाई किया कि साइटोप्लाज्म में एक्चुअली प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, यानी सेल की शेप को बरकरार रखने के लिए भी और सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को नॉर्मली स्मूथली चलाने के लिए भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है सेल को। उसके बाद अगली बात हमने की है मेम्ब्रेन्स की। अब देखें, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के, एनिमल सेल की जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, बाहर वाली कवरिंग, उसका स्ट्रक्चर भी हमने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है, जो जिसके मॉडल को हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने देखा था कि लिपिड्स की 2 लेयर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है और उसमें कहीं कहीं पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एम्बेडेड हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं।
तो इस तरह जो जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं वो सारी की सारी, चाहे वो सेल के बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनेलीज में से जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, उन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन भी, उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह होता है। तो यानी उसमें भी लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों मौजूद होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी कि कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी सोर्स है, लेकिन जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी मदद से हमारे सेल की बिल्डिंग भी हो रही होती है और हमारी बॉडी की बिल्डिंग भी हो रही होती है। उसके बाद है ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तें। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है। अब देखें लास्ट 4th चैप्टर में आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? राइबोसोम इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी तरह बाकी ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर्स भी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर्स भी जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो ये था प्रोटीन का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन कि ये साइटोप्लाज्म में भी एक एसेंशियल कंपोनेंट है और मेम्ब्रेन्स का भी एसेंशियल कंपोनेंट है, और इसके अलावा ऑर्गेनेलीज का भी ये एसेंशियल कंपोनेंट होता है। उसके अलावा प्रोटीन्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स। मसल यानी हमारा गोश्त सारे का सारा, चाहे वो स्केलेटल मसल्स हों, चाहे वो स्मूथ मसल्स हों, चाहे वो कार्डियक मसल्स हों, ये सारे के सारे मसल्स जो हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो प्रोटीन इनका बेसिक कंपोनेंट है, यानी प्रोटीन हमारी बॉडी को बनाने में हमारी हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा 2 चीज़ें और लिखी हैं, एक है लिगामेंट्स और दूसरे हैं टेंडन्स। लिगामेंट्स और टेंडन्स जो हैं इनको आप पढ़ेंगे 10th क्लास में। वैसे वहाँ पे स्पोर्ट एंड मूवमेंट का एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो है वो हर चीज़ जो है वो डिटेल से बताई गई है। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स ये असल में फाइब्रस बैंड्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बोन को बोन के साथ जोड़ना या बोन को मसल के साथ यानी गोश्त के साथ जोड़ना। अब जब मीट खाते हैं हम, गोश्त को सालन के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं कि जो हड्डी होती है, बाज़ दफ़ा हड्डी भी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है, और बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि जो गोश्त होता है यानी मसल जो होते हैं वो भी हड्डी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हड्डी को हड्डी के साथ जोड़ने और मसल्स को मसल्स के साथ जोड़ने के लिए, मसल्स के साथ जोड़ने के लिए जो फाइब्रस बैंड्स काम कर रहे होते हैं, उन फाइब्रस बैंड्स को लिगामेंट्स और टेंडन्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद प्रोटीन जो हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए भी यूज़ होते हैं। अभी हमने बात की कि प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए काम करती हैं। प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ के लिए किस तरह काम करती हैं? अब देखिए, अभी जो पीछे हमने पिछला जो इसका फंक्शन पढ़ा है कि ये हमारे मसल्स को बनाने में हमारे लिए एसेंशियल कंपोनेंट है। तो मसल्स की ग्रोथ होगी तो हमारी ग्रोथ होगी ना, तो इसलिए प्रोटीन जो हैं इनको ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए भी यूज़ किया जा रहा होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स प्ले रोल एज एंजाइम्स। एंजाइम 6th चैप्टर जो है 9th क्लास का बायोलॉजी का, उसमें हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है एंजाइम्स के बारे में, और हमने ये पढ़ा कि एंजाइम्स असल में क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, यानी वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ज़्यादातर एंजाइम्स हैं ही प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स की ज़रा मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं। प्रोटीन्स बनती हैं राइबोसोम में, फिर उसके बाद जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास उनकी मॉडिफिकेशन होती है और वो डिफरेंट एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और वो एंजाइम जो है बाद में बायो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो बायो कैटलिस्ट जो हैं ये ऐसे केमिकल्स थे, ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जितने भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनको ये कैटलाइज कर रहे होते हैं, उनकी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप या बूस्ट अप कर रहे होते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ें जो हमारे एंजाइम्स के लिए, एंजाइम्स के भी कंपोनेंट्स हैं, उनमें उनके लिए भी प्रोटीन ज़रूरी है। तो मतलब प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी के लिए या तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किस्म का कंपोनेंट होता है। अच्छा जी, इसके बाद प्रोटीन्स जो हैं कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी। जब हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा तो उसमें एक साइड बॉक्स था और उसमें हमने बात की थी कि वैसे तो आमतौर पर हम कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी बेसिक सोर्स हमारे लिए एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं।
लेकिन वहाँ पे एक लाइन ये भी थी कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को बवक्ते ज़रूरत ऑन अकॉर्डिंग टू नीड या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम जो है वो प्रोटीन हासिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इनसे भी हमें एनर्जी हासिल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इनसे हमें जो है हम वो एनर्जी हासिल करके अपनी सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद है कि एनर्जी इन प्रोटीन्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर कितनी एनर्जी होती है और लिपिड्स के 1 ग्राम के अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मौजूद होती है और जो ये होते हैं लिपिड्स जो थे उनके 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद थी। इसी तरह ये जो प्रोटीन्स आज का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स के अंदर भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। 4 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद करना है, जो पिछले 2 थे वो भी और इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी मौजूद होती है प्रोटीन्स के अंदर। इसके बाद है सोर्सेज, यानी प्रोटीन्स हमें हासिल कहाँ से होती हैं। हम जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स भी कुछ चीज़ें खाने से हमें हासिल हो रही होते हैं, इस तरह हमने कहा कि लिपिड्स भी कुछ चीज़ें खाने से हमें हासिल हो रहे होते हैं। तो प्रोटीन्स हमें कहाँ से, इसके डाइटरी सोर्सेज क्या हैं, ये हमें कहाँ से हासिल हो रही होती हैं। तो प्रोटीन्स हमें हासिल हो सकती हैं मीट से, यानी गोश्त खाने से, एग्स से हासिल होती हैं, ग्रेन्स जो होते हैं इनसे हासिल हो सकती हैं, लेग्यूम्स फलियों वगैरह से हासिल हो सकती हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क भी आ जाता है, चीज़ भी आ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको अगर हम अपनी डाइट के तौर पर यूज़ करें तो उससे हम एनर्जी जो है वो जो ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी प्रोटीन्स ऑब्टेन कर सकते हैं और उस प्रोटीन को अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए परफॉर्म कर सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइड पे एक बॉक्स दिया हुआ है आपके इसी प्रोटीन वाले लेक्चर के अंदर और प्रोटीन वाले टॉपिक के अंदर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक कन्वर्जन के बारे में बताया गया है कि प्रोटीन्स को अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम कार्बोहाइड्रेट्स में यानी ग्लूकोज में एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट किस प्रोसेस के ज़रिए होती है ये प्रोटीन, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो आपकी बुक में नहीं लिखा गया, लेकिन उस प्रोसेस का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको आपने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद कर लेना है। तो प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या नाम है? ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस का नाम है, जिसके ज़रिए से प्रोटीन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रही होती हैं। तो ये तो था बेटा हमारा प्रोटीन का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, आसान है और इसमें से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक था वो था मिनरल्स। मिनरल्स यानी मादनियात वगैरह। अब मिनरल्स ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, लेकिन ये हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे बहुत से बॉडी फंक्शंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉडी में नहीं बनते तो फिर हम इनको कहाँ से ले रहे होते हैं, तो आए देखते हैं कि इनको हम कहाँ से लेते हैं। पहले तो मिनरल्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। जैसे पीछे हमने प्रोटीन को कहा कि वो तो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं। और ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते कहाँ पे हैं? ये अर्थ के अंदर मौजूद होते हैं, यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर हम माइनिंग वगैरह करके इनको निकालते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में ये मौजूद होते हैं। और अगली बात भी उन्होंने लिख दी है, एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी, ये हमारे जिस्म में हरगिज नहीं बनते, यानी नेचुरली हमारी बॉडी जो है वो इसको नहीं बना रही होती। तो हमें ये मिनरल्स कहाँ से लेने पड़ते हैं? हमारे सराउंडिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से या माहौल से लेने पड़ते हैं। आगे इनके फंक्शंस हैं, मिनरल्स क्या काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मिनरल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बहुत से बॉडी फंक्शंस में, वो भी हम पढ़ लेंगे सारे फंक्शंस जिसमें मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा इसका जो है वो फंक्शन वो क्या है कि नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ, हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए, हमारी सेहत को मेंटेन रखने के लिए भी मिनरल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद है इनके सोर्सेज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे तो फिर ये हमें हासिल कहाँ से हो रहे हैं। हासिल किस तरह होते हैं? ज़्यादातर मिनरल्स ह्यूमन जो हासिल कर रहे होते हैं वो प्लांट्स से और वाटर से डायरेक्टली ले रहे होते हैं। यानी जब हम वेजिटेबल्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, जब हम फ्रूट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, हम गंदम खाते हैं, ठीक है, और हम और मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त हम जो उनके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो सारे के सारे हासिल कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप पालक खाएं तो उससे आपको आयरन मिलता है, ठीक है, कैबेज खाएं तो उससे भी आयरन मिलता है। तो जो चीज़ें यानी डायरेक्टली हम कहाँ से ले रहे होते हैं? वाटर से और प्लांट से हमारे फूड के अंदर ये शामिल होते हैं। और अगली बात क्या लिखी है कि इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब देखें, होता क्या है कि या तो हम डायरेक्टली प्लांट्स को खाएं सब्ज़ी के तौर पर या फल के तौर पर, या हम पानी पिएं, हमें मिनरल्स मिल जाएंगे, या हम क्या करें, हर्बीवोर्स जो होते हैं वो जानवर जो पौधों को खाते हैं यानी चारा वगैरह खाते हैं, उन्होंने क्या किया होता है? उन्होंने प्लांट्स को इंटेक किया होता है एज अ फूड, और प्लांट्स के अंदर होते हैं मिनरल्स। वो मिनरल्स पहले उनकी बॉडी का हिस्सा बनते हैं, फिर जब हम उन एनिमल्स को, जैसे मिसाल के तौर पर काऊ है, गोट है, शीप है, तो ये क्या करते हैं? ये चारा खाते हैं, इनकी खुराक जो है वो चारा है। तो जब चारा उन्होंने खाया तो वो प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स थे वो उनकी बॉडी के अंदर गए। जब वो उनकी बॉडी के अंदर चले गए तो उसके बाद क्या हुआ? वो उनकी बॉडी का हिस्सा बन गए। जब हमने उनका गोश्त खाया या उनका दूध पिया, तो गोश्त और दूध जब हम इंटेक करेंगे एज अ फूड, तो उस वक्त क्या होगा कि वो मिनरल्स जो उन्होंने प्लांट से लिए थे अब हमने उनसे ले लिए। यानी इनडायरेक्टली हम एनिमल से ले रहे होते हैं और डायरेक्टली हम प्लांट्स और वाटर से ये चीज़ें ले रहे होते हैं। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की कितनी इकसाम है? मिनरल्स जो होते हैं इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरे होते हैं ट्रेस मिनरल्स। पहले हम मेजर मिनरल्स को देखेंगे कि मेजर मिनरल्स क्या चीज़ें हैं। मेजर का मतलब होता है बड़ा, ज़्यादा, हाई, यानी हाई अमाउंट में जो चीज़ें चाहिए हो। तो मेजर मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, किसमें? 100 mg या इससे भी ज़्यादा एक दिन में। मिनरल्स जो हैं ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें पर डे के हिसाब से 100 mg या इससे भी ज़्यादा चाहिए, यानी एक दिन में हमें 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से भी ज़्यादा जो रिक्वायर्ड हों मिनरल्स, उनको हम मेजर मिनरल्स का नाम देते हैं। यानी ये ज़्यादा चाहिए होते हैं इसलिए इनका नाम मेजर रखा गया है। आगे इनकी एग्जांपल्स हैं, इसमें सबसे पहली एग्जांपल जो है वो सोडियम है, फिर पोटेशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और फॉस्फोरस है। ये कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी हैं मैंने मेजर मिनरल्स की। तो ये मिनरल्स ऐसे हैं जो हमें पर डे के हिसाब से 100 mg या मोर देन 100 mg रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस का मतलब होता है मामूली, थोड़ा, कम, ठीक है। तो ट्रेस मिनरल्स जो हैं ये ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें पर डे के हिसाब से लेस देन 100 mg रिक्वायर्ड होते हैं, यानी 100 mg से कम जो है वो चाहिए होते हैं। और अगर ये कम चाहिए 100 mg से, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा, नहीं। अगर ये कम भी चाहिए तब भी ये हमें रिक्वायर्ड हैं और जितने चाहिए ये उतने लाजमी चाहिए। अगर वो नहीं मिलेंगे तो उससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो इफेक्ट होगी और हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकेगी। तो इसकी भी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमियम है, फ्लोराइड है और आयोडीन है। जिंक, कॉपर, क्रोमियम, आयरन, फ्लोराइड और आयोडीन, ये 6 जो है ना वो यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। तो इनकी एग्जांपल्स अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए, अकेला आ जाए कि डिफाइन मेजर मिनरल्स एंड गिव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स लाजमी देनी है आपने। और अगर एग्जांपल्स का ना भी क्वेश्चन में कहा गया ना तो फिर भी एग्जांपल्स देनी है। और इसी तरह अगर ट्रेस मिनरल्स की डेफिनेशन आ जाए अकेला एक शॉर्ट क्वेश्चन, तो अगर उसमें एग्जांपल का कहा गया तो फिर तो जाहिर बात है एग्जांपल देनी है। लेकिन अगर एग्जांपल का नहीं बोला गया तो भी एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी है। जिस भी चीज़ की एग्जांपल्स आपकी बुक में मौजूद होना तो उसकी एग्जांपल पूछी हो क्वेश्चन में या ना पूछी हो, दोनों सूरतों में आपने लाजमी लिखनी होती है। इसके बाद नीचे
जो है वो यहाँ पे आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें डिफरेंट जो है वो जो मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स हैं उनके फंक्शंस को बताया गया है, उनके रोल्स को बताया गया है कि वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन या क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर टेबल दिखाया जा रहा है। इस टेबल में पहले हम मेजर मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम ट्रेस मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर मिनरल्स जो हैं वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और उनमें उनके रोल क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला जो, जैसे मैंने इधर एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं आपके इस पूरे रिटन लेक्चर के अंदर, तो आप देखेंगे उसमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ था सोडियम। अब सोडियम का क्या काम है? सोडियम जो है ये हमारी बॉडी में फ्लूइड्स को बैलेंस करने का काम करता है। ये जब आप 10th में इसका होम्योस्टेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में आप जब किडनी के फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि सोडियम जो है वो किस तरह हमारे बॉडी के फ्लूइड्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं या प्रोटीन्स वगैरह हैं, उनकी भी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में नॉर्मल करने के लिए या जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए भी सोडियम जो है वो हेल्प कर रहा होता है। इसके बाद पोटेशियम था। पोटेशियम जो है ये भी सोडियम की तरह जो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस करने का काम कर रहा होता है। इसके अलावा इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी है कि सोडियम जो है वो हमारे बहुत से एंजाइम्स के लिए, यानी बायो कैटालिस्ट जो होते हैं, एंजाइम जिनकी हमने पहले प्रोटीन वाले टॉपिक में भी बात की है, उसमें एज अ को फैक्टर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। उस एंजाइम्स को उनकी फंक्शनिंग में असिस्ट कर रहे होते हैं, हेल्प दे रहे होते हैं। उसके बाद क्लोराइड है। क्लोराइड जो होता है ये फ्लूइड बैलेंस करता है, जिस तरह हमने ऊपर वाले दो का पढ़ा कि वो दोनों फ्लूइड बैलेंसिंग कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो क्लोराइड भी फ्लूइड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी में हेल्प दे रहा होता है। और इसके अलावा हमारा जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टमक, हम फर्स्ट लेक्चर से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो स्टमक के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। एक चीज़ होती है उसमें म्यूकस, दूसरा उसमें पेप्सिनोजिन और तीसरी चीज़ उसमें होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए उसमें क्लोरिक आ रहा है यानी क्लोराइड आ रहे हैं। क्लोराइड्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए। अब अभी हमने ये जो 3 सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को पढ़ा है, इनके कुछ जो है वो कॉमन फंक्शंस भी हैं। एक तो कॉमन फंक्शन इनका जो पहला फंक्शन मैंने बताया है वो है, और इसके अलावा जो कॉमन फंक्शन है उसमें एक तो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो हम मूव कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, हाथ पैर हिला रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, इम्पल्स ट्रांसमिशन मतलब नर्वस मैसेजेस जो हमारे न्यूरॉन्स के ज़रिए हमारी बॉडी को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। हार्ट की फंक्शनिंग और ब्लड प्रेशर, इन फंक्शंस को भी ये स्मूथली चलाने के लिए हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम का तो आप देखें हर बंदे को पता है कि कैल्शियम जो है वो हमारे बोन्स और हमारे टीथ, इन दोनों की डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी बंदे में कैल्शियम की कमी हो जाती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे भी, अगर किसी भी बंदे में कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी बोन्स जो होती हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, नरम होना शुरू हो जाती हैं और उनके फ्रैक्चर होने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। और इस तरह हमारी जो टीथ होते हैं, हमारे दांत जो हैं, उनकी भी डेवलपमेंट के लिए ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन भी ये परफॉर्म कर रहा होता है, और वो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है ये एक इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि अगर देखें किसी बंदे को कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उसकी स्किन ऊपर से कट जाती है, फट जाती है, तो वहाँ से आपको पता है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। अब अगर वो जो ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होती रहे तो उससे क्या हो जाएगा, बंदा जो है वो ब्लड डेफिशिएंट हो जाएगा और जिसकी वजह से खुदा न खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कि जब कोई कट लगता है, कोई इंजरी वगैरह होती है बॉडी की स्किन के ऊपर, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पे ज़ख़म वाली जगह पे, इंजरी वाले वाउंड वाली जगह पे
ब्लड को क्लॉट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ब्लड क्लॉट नहीं ना करेगा तो ब्लीडिंग ऐसे ही कंटिन्यूसली होती रहेगी, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होने के ज़रिए वजह से बंदा जो है वो मर जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग करवाना भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसने ज़ख़म लगने पर स्किन के ऊपर ब्लड क्लॉट करवाना है ताकि खून जम जाए और वहाँ पे एक तरह का बैंडेज लग जाए और खून मज़ीद ना बहे। इसके बाद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस हैं। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस भी कैल्शियम की तरह बहुत इंपॉर्टेंट मेजर मिनरल्स हैं और ये दोनों मिनरल जो हैं ये भी बोन्स और टिथ की जो नॉर्मल डेवलपमेंट है और मेंटेनेंस है उसके लिए काम कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेबल जो है उसमें ट्रेस मिनरल्स के बारे में बताया गया है। ट्रेस मिनरल्स में सबसे पहले आयरन है। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी जिस मिनरल की पाई जाती है ना वो आयरन है। यानी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोग डेफिशिएंट हैं तो वो आयरन की डेफिशिएंसी उनके अंदर होती है। और आयरन की डेफिशिएंसी हर एक बंदे को है, चाहे कोई बंदा बहुत प्रॉपर किस्म की डाइट ले रहा है उसमें भी आयरन की कमी होगी, ठीक है। और अगर कोई बंदा जो है वो इम्बैलेंस डाइट नहीं ले रहा तो भी ये आयरन की कमी रह ही जाती है किसी न किसी वजह से। तो आयरन जो है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसने आयरन जो होता है ना ये हीमोग्लोबिन का जो है ना वो सेंट्रल एटम होता है। जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि मैग्नीशियम जो है वो सेंट्रल एटम होता है उसका क्लोरोफिल का, इस तरह आयरन हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और सेंट्रल एटम होता है। अगर आयरन मौजूद नहीं होगा तो मतलब हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी, और अगर हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी रेड ब्लड सेल्स के अंदर तो हीमोग्लोबिन ही वो प्रोटीन होती है जिसके साथ ऑक्सीजन ने अटैच होके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट उसकी होनी होती है, सप्लाई होनी होती है। तो ऑक्सीजन की नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो उसके बाद दूसरा ट्रेस मिनरल जो है जिंक है। जिंक जो है वो हमारी इंसुलिन जो होती है जो शुगर को कंट्रोल कर रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसके लिए जो है ना वो एक हेल्पफुल मिनरल के तौर पर काम करता है। और इसके अलावा हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए भी जो है ये जिंक रिक्वायर्ड होता है हमारी नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। और इन दोनों का आयरन और जिंक का एक कॉमन फंक्शन भी है कि एक तो ये हमारे बहुत से एंजाइम्स के लिए को फैक्टर के तौर पर, असिस्टेंट्स के तौर पर काम करते हैं और साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी, इम्यूनिटी को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा रहे होते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? जो बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी बॉडी में एक मज़ाहमत के तौर पर काम करने वाला सिस्टम है उसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है। तो उसकी बेहतरी के लिए भी ये दोनों मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कॉपर जो है ये हम 6 चैप्टर एंजाइम वाले में पढ़ चुके हैं कि ये बहुत से जो एंजाइम्स हैं उनके लिए को फैक्टर असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। क्रोमियम जो है ये भी जिंक की तरह इंसुलिन की हेल्प करता है उसके एक्शन में। और फ्लोराइड जो है ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बोन मिनरल है। और इसके अलावा ये हमारी जो टीथ के ऊपर इनेमल होता है, जो शाइनिंग सरफेस होती है हमारे टीथ की, उसको बनाने में भी फ्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा टूथपेस्ट की कमर्शियल आती है तो उसमें वो उन्होंने लिखा होता है कि जी इस टूथपेस्ट में जो है वो फ्लोराइड भी मौजूद है। तो फ्लोराइड जो है वो हमारे दांतों के ऊपर शाइनिंग सरफेस यानी इनेमल को बरकरार रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और लास्ट जो ट्रेस मिनरल है वो है आयोडीन। आयोडीन जो है ये हमारी नेक वाले रीजन के अंदर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का और साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा ग्लैंड भी है। तो ये जो ग्लैंड है इसकी नॉर्मल और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको आयोडीन रिक्वायर्ड होती है, तभी वो अपने हार्मोन्स रिलीज़ कर पाता है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी बंदे में इंसुलिन इसकी आयोडीन की कमी हो जाए तो आयोडीन की कमी की वजह से वो अपने हार्मोन्स ना तो सही तरह से प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही उनको सेक्रीट कर सकता है, जिसकी वजह से वो स्वेल होना शुरू हो जाता है, फूलना शुरू हो जाता है और उसके फूलने की वजह से जो है एक बीमारी हो जाती है जिसको गोइटर का नाम दिया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग जो आयोडीन डेफिशिएंट होते हैं ना उनकी नेक वाला रीजन जो होता है वो फूला हुआ होता है, ज़रा स्वेल हुआ होता है। तो अगर हम आयोडीन प्रॉपरली लेना शुरू कर दें तो इस गोइटर की बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो प्रोटीन के बारे में और मिनरल्स के बारे में पढ़ा और उनकी फंक्शनिंग और सोर्सेज और कितनी उनमें एनर्जी होती है। मिनरल्स का बड़ा उसमें इसके फंक्शंस, सोर्सेज और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर और ट्रेस मिनरल्स जो हैं उनका एक टेबल पढ़ा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था, जिसमें पूरी डिटेल से हर
मिनरल का जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर वो बता दिया गया था। और ये इम्पोर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। ये जो टेबल है इसको अच्छे तरीके से याद करना। अल्लाह हाफिज़।